नमस्कार, बुलेटिन में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं चुन्नी गजेंद्र। बढ़ेंगे खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, तो वहीं 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो गया है। इस दौरान 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाई गई हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में वे शुमार थी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्य करते समय उन्होंने चिकित्सा विभाग में काफी बदलाव किए थे। उत्तर प्रदेश से दलित नेता और लखनऊ जिले के मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद कौशल किशोर मोदी सरकार में मंत्री बने हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो लखनऊ जिले की सुरक्षित सीट मोहनलालगंज से लगातार दूसरी बार सांसद बने। राजनीतिक करियर में कभी किसी विवाद में नहीं रहने वाले उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा बदायूं जिले के पंजाबी कॉलोनी ओझानी के रहने वाले हैं। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा से राजनीति की शुरुआत की थी, जिसको मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। पंकज चौधरी केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वो महाराजगंज लोकसभा से 6ठी बार सांसद चुने गए हैं। गोरखपुर के निवासी सांसद पंकज चौधरी का राजनीतिक इतिहास 32 साल पुराना है। पंकज चौधरी नगर निगम गोरखपुर के सभासद और उप महापौर से लेकर लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से 6 बार सांसद चुने गए हैं। अजय कुमार मिश्र टेनी को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, तो वहीं लखीमपुर के सांसद अजय कुमार मिश्र टेनी 2012 में विगासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने। 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। 2014 में ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय समिति के सदस्य भी बने। सभासद में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले भानु प्रताप वर्मा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एक बार विधायक और 5वीं बार जालौद गरौठा भोगनीपुर से संसदीय सीट के सांसद हैं, तो वहीं सूचना प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य स्थायी सदस्य चुने गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। प्रदेश की 825 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल किए जा रहे हैं। नामांकन दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। शनिवार के सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना करके परिणामों की घोषणा की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के हुए चुनाव में हार का सामना करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि 10 जुलाई को होने वाले 825 ब्लॉक प्रमुख पद पर अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताया जाए। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत चुनावों को भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने पार्टी कार्यालय पर नामांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आगामी 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए, वरना समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक के लिए बुधवार को संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय सोहबेल ने भी चित्रकूट पहुंचे हुए हैं, तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के 7 दिवसीय चित्रकूट दौरे का आज तीसरा दिन है। अपने दौरे के दौरान हाल्दी में संघ प्रमुख ने रामभद्राचार्य जी महाराज से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री
अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग से जुड़े हवाला रैकेट में शामिल कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश एटीएस के निशाने पर आ गए हैं और कस्टडी रिमांड के दौरान एटीएस को अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए सलाहुद्दीन शेख से हवाला रैकेट के बारे में कुछ अहम सूचनाएं मिली हैं। कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पता चला है जो इस रैकेट से जुड़े हैं। एटीएस जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। इस बीच गैंग से जुड़े इरफान शेख, राहुल भोला और अब्दुल मन्नार उर्फ मन्नू यादव की कस्टडी रिमांड बुधवार को खत्म हो गई है। अब वे सलाउद्दीन की रिमांड पर हैं। तो वहीं एटीएस के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने तीनों को 2 जुलाई की सुबह 11 बजे से लेकर 7 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए रिमांड पर दिया था और इन तीनों को गत 28 जून को अवैध धर्मांतरण मामले में ही गिरफ्तार किया गया था। कोरोना वायरस के नए खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। तो वहीं राज्य में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 2 रोगी मिले हैं। हालांकि दोनों के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट 2 संक्रमित मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले 2 मरीजों में से एक 66 साल का व्यक्ति देवरिया का रहने वाला था और दूसरा गोरखपुर की महिला डॉक्टर है। देवरिया के रहने वाले बुजुर्ग की 29 मई को मौत हो गई थी। तो वहीं 26 मई को संक्रमित हुई महिला डॉक्टर अब आइसोलेशन में ही स्वस्थ हो चुकी हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की सलाह दी है। वहीं देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 120 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 191 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। 30 अप्रैल के बाद से एक्टिव केस में लगातार गिरावट हो रही है और मौजूदा समय में 1947 एक्टिव केस है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर और बेहतर होकर 98.6% हो गई है। अब तक 16,82,000 से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,57,857 कोविड सैंपल की जांच की गई है और पॉजिटिविटी दर जो है 0.04% से भी कम है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 5,95,89,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर समीक्षा की। उन्होंने घटना का तत्काल पंजीकरण किए जाने और वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत घटना स्थल पर निरीक्षण के लिए निर्देश दिए। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाए और प्रदेश में चिन्हित माफिया अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि अवैध शराब के निर्माण और उसकी बिक्री व तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध भी प्रभावी अभियान चलाकर ठोस कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने कहा कि जनता और पुलिस के बीच लगातार संपर्क व संवाद बना रहना चाहिए। साथ ही जिला स्तर पर एंटी रोमियो और फूड पेट्रोलिंग अभियान को और बेहतर तरीके से उस पर काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि गंगा में लाशें बह रही हैं और कोरोना काल में 3 से 4 लाख लोग मरे हैं। इसके लिए केशव मौर्य को सोचना चाहिए। ओवैसी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है, इसका कौन जिम्मेदार है। तो वहीं ओवैसी ने कहा कि घरेलू बिजली माफ करने, गरीबों का मुफ्त इलाज और शिक्षा हमारी नीति है। बुलंदशहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया जा रहा है और 16 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 50 से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। अयोध्या में 11 ब्लॉकों के प्रमुख पद के लिए आज सुबह 11 बजे से नामांकन शुरू हो गया है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। नामांकन समाप्ति के बाद उसकी जांच की जाएगी। तो वहीं शुक्रवार को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। समाजवाद के गढ़ उत्तर प्रदेश के इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मिली हार के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए 8 में से केवल 3 ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चाचा के साथ तालमेल का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और जिसको देखते हुए सपा ने जसवंत नगर से ब्लॉक प्रमुख पद का उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो वहीं सपा ने सफाई, बड़पुरा, बसनेहर, खाता और महेवा के साथ ही भरथना से टिकट दिया है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर कई स्तर की संभावित वार्ता चल रही है, तो वहीं संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी को अब ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ने एक बीसीडी सदस्य को अपने बाहुबल के दम पर खरीदने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका संजय गांधी ताबड़तोड़ तरीके से स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर रही है और साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने की हिदायत दी है। शाहजहांपुर में चलती कार में आग लग गई, जिसमें कार मालिक ने अपनी जान कूदकर बचाई है, तो वहीं जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। श्रावस्ती में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तेल कीमतों में कमी के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साथ ही रस्सी से गाड़ी को खींचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और डीजल पेट्रोल की महंगाई को रोकने के लिए दोनों को नाकाम बताया। उन्नाव में लखनऊ से कानपुर जा रहे अनियंत्रित रफ्तार नई रिक्शा को टक्कर मार दी है, तो वहीं टक्कर से रिक्शे में सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फतेहपुर में एक महिला ने अपने बच्चे के साथ ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी है। महिला रेलवे में तैनात एक अभियंता की पत्नी बताई जा रही है। दरअसल पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते महिला ने आत्मदाह किया। लखनऊ के इटौजा थाना क्षेत्र के अटरिया गांव में एक महिला को दहेज के लोभियों ने मौत के घाट उतार दिया है, तो वहीं महिला की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के पति और ससुर को हिरासत में ले लिया है। आगरा विश्व हिंदू परिषद ने बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है, साथ ही पुलिस पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन में धर्मांतरण के आरोपियों को फांसी देने के नारे लगाए हैं और एसएसपी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही प्रदर्शन के दौरान हिंदीवादियों ने जनपद के सभी सदस्यों की जांच की मांग की है। मुजफ्फरनगर के महलजना गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां लाइनमैन ट्रांसफार्मर पर चढ़कर उसे ठीक कर रहा है। उसी वक्त बिजली चालू कर दी गई है और जिससे कि लाइनमैन करंट लगने से झुलस गया। बदायूं में खेत मालिक को मेड़ तोड़ने का विरोध करना भारी पड़ गया। वहीं दबंगों ने खेत मालिक के दरवाजे पर आकर मारपीट और पथराव किया है। वहीं पीड़ित पक्ष के अनुसार पूर्व प्रधान ने चुनावी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। वाराणसी में स्वास्थ्य केंद्र पर बीजेपी द्वारा पार्टी का बैनर लगाए जाने से सपा ने आपत्ति जताई है। सपा के पदाधिकारियों ने वैक्सीनेशन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, साथ ही बैनर न हटाए जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के भीखनपुरा रास्ता मऊ में खुलेआम दबंगों ने गांव में तांडव मचाया है। दबंग लाठी डंडों से लैस होकर आए और पीड़ितों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में जाटों के सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ भारी रोष देखा जा रहा है। दरअसल अबू आजमी की पैर छूने के मामले में बयानबाजी पर जाटों में आक्रोश फूट गया था और जाटों ने मुजफ्फरनगर के अलग अलग क्षेत्रों में एकजुट होकर अबू आजमी का पुतला भी फूंका।
कुशीनगर में 25,000 के इनामी पशु तस्कर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगी है और मुठभेड़ के बाद एक तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फतेहपुर में दोस्त के साथ बाइक बनवाने गए युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक की लाश जंगल में मिली है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। गोंडा में डीएम से नाराज एसडीएम, सीएमओ सहित 16 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल भरी बैठक में डीएम ने फटकार लगाई थी, जिसके बाद से इस्तीफा के सहारे डीएम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पुरानी मेडिसिन मार्केट में बेचने वाले कृष्णा मेडिकल एजेंसी पर छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान गैंग के सदस्य कुशल अग्रवाल को एटीएस ने 1834 नकली सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। कानपुर में पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महंत पर दान पात्र से रुपए चोरी करने का आरोप है, जिसके पास से रुपए चोरी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने महिला थाने में जूतों से पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक के पिता ने लड़के से युवती के पैर छुआकर माफी मंगवाई। तो वहीं साथ ही भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस बात को मानने के लिए उसे कहा। अलीगढ़ में नादा पुल पर एक बुजुर्ग ने 2 युवकों पर कुछ कहा सुनी को लेकर फायरिंग कर दी है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों सहित बुजुर्गों को हिरासत में ले लिया है। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास चलती वैन में अचानक भीषण आग लग गई। मुश्किल से चालक ने गाड़ी रोककर अपनी जान बचाई है। आनंद फानन में आसपास के क्षेत्रवासियों और पेट्रोल पंप के कर्मियों ने आग को बुझाया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि कार में गैस किट लीक होने की वजह से आग लगी। बिजनौर के वन क्षेत्र नगीना के अफजलगढ़ जशपुर मार्ग नेशनल हाईवे 74 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोर की मौत हो गई है। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में कथित बीजेपी नेता महेंद्र तिवारी की गुंडई का मामला सामने आया है। महेंद्र तिवारी ने टीएसआई और होमगार्ड की पिटाई की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में 10 साल की बच्ची के साथ ई रिक्शा चालक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिसमें हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद और मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हैं। निशंक के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड के कोटे से सांसद संजय भट्ट को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है। तो वहीं अजय भट्ट को राज्य मंत्री रक्षा और राज्य मंत्री पर्यटन का जिम्मा मिला है। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले के आयोजन को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माफ कीजिएगा पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि कावड़ मेले को लेकर बुलाई गई बैठक के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि हमारे श्रद्धालुओं को निराशा न होना पड़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को योग गुरु बाबा रामदेव ने बेहतरीन बताया है। तो वहीं रामदेव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दूरदर्शी नेता है। मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस प्रकार मोदी जी ने समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है, उससे उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सपने को साकार करने वाला मंत्रिमंडल का विस्तार है।
ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग की पहली विभागीय बैठक में बड़ी घोषणा की है, जिसमें 15 मई तक मिलने वाले सरचार्ज को 31 अक्टूबर तक के लिए माफ करने की तैयारी की है। तो वहीं राज्य कैबिनेट की बैठक में विभाग इसका प्रस्ताव तैयार करेगी। उत्तराखंड के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन न लगने से लोग बैरंग वापस लौट रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। और चलिए देख लेते हैं कुछ खबरें विस्तार से। तो आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके सांसद प्रोफेसर बघेल को पीएमओ से निमंत्रण भी मिल गया है। बता दें कि औरैया जिले के निवासी सांसद प्रोफेसर बघेल खादी से पहले अब खाकी की पहल कर चुके हैं और लंबे समय तक इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में वे तैनात थे और वहीं आज एसपी सिंह बघेल को राज्य मंत्री बनाया गया है। ऐसे में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की पत्नी मधु बघेल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले एसपी सिंह बघेल का सफर बेहद लंबा और बहुत दिलचस्प रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिंह बघेल की श्रीमती मधु बघेल और उनसे जानेंगे इतना लंबा सफर तय करने में कि कितना उनको लंबा समय जो लगा, क्या क्या कारण रहे और जो राजनीतिक सफर तय किया उनमें इनका कितना बड़ा योगदान है। मैम आपका, क्योंकि आप पत्नी हैं, बहुत बड़ा योगदान होता है पत्नी का, भूमिका रही राजनीति में। जैसे कि बहुत उतार चढ़ाव देखे हमने अपनी लाइफ में, लेकिन बघेल साहब का जीवन बहुत संघर्षशील रहा है शुरू से ही, क्योंकि कभी टिकट मिलना आसान नहीं तो कभी जीत आसान नहीं। इसी चीज़ों से जूझते हुए वो आज 5वीं बार सांसद हो के कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और मैंने उनका हमेशा दुख सुख राजनीति या कुछ भी हो उसमें पूरा साथ दिया है। आगरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ अब देश के डेवलपमेंट को लेकर ये एक बड़ी योजना है, तो क्या है? मुझे लगता है कि वो अपने उम्मीद पे पूरे खरे उतरेंगे। मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो उनको एक भरोसा सौंपा है, वो उस पर अपनी जिम्मेदारी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर उनको उतनी अच्छा स्वास्थ्य दे और उनको इतनी मेहनत और इतनी तरक्की दे कि वो इसमें कामयाब हो। आपने देखा कि किस तरीके से मधु बघेल ने साफ शब्दों में कहा कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का जो सफ़र रहा है बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है और संघर्षमय रहा है। और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बाद में जो उनकी योजना है वो निश्चित ही उनके विकास की गाथा को आगे बढ़ाएगी। आगरा से लेकर पूरे देश का विकास निश्चित ही इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जनता टीवी के लिए प्रदीप रावत, आगरा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।